नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर है। टॉप 20 क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो कि संवैधानिक डेवलपमेंट, जो संवैधानिक सुधार हुए, डेवलपमेंट हुए संविधान निर्माण में, उन सब पे क्वेश्चन को दिया गया है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। जो संविधान सभा है, उसका निर्माण जो हुआ था वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रत्यक्ष मतलब ये कह रहा है कि प्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो इलेक्शन होते हैं ना, डायरेक्ट इलेक्शन से रिलेटेड था, जो कि नहीं था। वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, नहीं थी, ये भी गलत है। वह बहुदलीय निकाय थी, ये सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया है, ये भी सही है। तो यहाँ पे संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है, उसे देखना था हमें। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी। तो यहाँ पे 1 और 2, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू एवं मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। ये कथन था। अब कारण देखते हैं क्या है। वेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अगर हिंदू और मुसलमान की संख्या अगर समान होती, तो उससे भारत का बंटवारा बच सकता था, ये उनका कहना है। तो ऑप्शन है कथन और कारण दोनों सही है, तथा कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन जो है कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है, कथन गलत है पर कारण सही है। तो इसमें चारों में से कौन सा सत्य है, वो देखना है। तो वेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू तथा मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। तो आपका ये कथन तो सही है, और इसका मतलब ये नहीं था कि बेबल के विचार बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो ये आपका गलत है। तो जो वेबल के योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या तो समान होती थी, बट उनका ये कारण ऐसा नहीं था कि उससे बंटवारा बच जाता। उनका कारण ये था कि समान रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे कथन सही है पर कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 दिसंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना, जो प्रथम बैठक हुई थी, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सेकेंड बैठक 11 दिसंबर। ठीक है, तो पहली बैठक जो संविधान सभा की स्थापना उस दिन हुई है, वो दिन था 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 7, 9, 12 और 15। तो संविधान सभा जो बनने में कितनी बैठक बैठा? भारतीय संविधान के बनने में संविधान सभा 12 बैठकें बैठा था। कितने अधिवेशन हुए टोटल? 12। संविधान निर्माण में संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, भीमराव अंबेडकर ने।
मौलाना आजाद ने, भीमराव अंबेडकर ने। तो यहाँ पे संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने का सलाह किसने दी? मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने 15 वर्ष के लिए स्थगित करने के लिए बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? पहला ऑप्शन है संघीय विधानपालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। तो 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां, जो रेसिड्यूरी पावर होता है, रेसिड्यूरी पावर, वो किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? बी आर अम्बेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। तो संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं की? ठीक है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुई थी। वो कौन सा राज्य था? मद्रास, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? आप देखिए, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुई, वो कौन सा राज्य था? बंगाल। ठीक है, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया? 1861 में, 1892 में, 1909, 1919। तो किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दिया गया था? वो था कानून 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 का। मैंने आपको पिछले लेक्चर में 1919 को मार्ले मिंटो सुधार बोल दिया है, ये गलत है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 था, ये चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है 1919। मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया था, 1919 को मार्ले मिंटो सुधार बोल दिया था, तो वहां पे क्या होना चाहिए? 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, ये आप करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को नामांकित किया जाना। तो स्थायी अवयव नहीं है, ठीक है, वो चेंज भी हो जाता है। तो ये देश के लिए एक लिखित संविधान। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, कोई नहीं। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 दिसंबर 1949।
तो संविधान, भारतीय संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, वी आर अम्बेडकर, वी एन राव, महात्मा गांधी। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम में लिखा हो गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित है। ठीक है, केंद्र व राज्यों के मध्य इसमें बाइकैमरल गवर्नमेंट सिस्टम आया था। तो केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ चाय, टी और चीनी के साथ एकाधिकार था, बाकी एकाधिकार छीन लिया गया था। तो किस अधिनियम में ये लिखा है? 1813 के चार्टर अधिनियम में। अब कंपनी केवल चाय और चीनी के साथ एकाधिकार था, मोनोपोली थी, बाकी सबके साथ नहीं थी। अलग कंपनियां भी आ सकती थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? ठीक है, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जिसे यूपी बोला जाता था, पंजाब, बिहार। तो 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने बंगाल में, इन्होंने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? सी राजगोपालाचारी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी। तो कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने एक सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता हो जाए उसके बाद जो कांग्रेस है उसको एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत शासन अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो देखना है। तो यहाँ पे तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में पारित हुई, ये भी सही है आपका। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और ब्रिटिश भारत के जो सूबे थे और भारतीय रियासतों के एक संघ पर ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया। ठीक है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन हुआ, ऑल इंडिया फेडरेशन, जिसमें भारत के सूबे भी थे, ब्रिटिश भारत के सूबे थे
और प्लस भारतीय रियासतों का एक संघ था। तो ये दोनों कथन सही हैं, यहाँ पे 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो चक्र होता है उसमें 21 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या सही है? तो जो भारतीय संविधान ने भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1946 को अपनाया था, तो ये कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 21 तीलियां दिया गया है, तो राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। तो यहाँ पे बी ऑफ दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत, केवल एक सही है। तो बी ऑप्शन मिल रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण दिया गया है। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसको एक ग्रहित संविधान कहा गया है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये देखते हैं। ए तथा आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर असत्य है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे भारत का संविधान जो है देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो यहाँ पे कथन तो सही है। और ये ग्रहित जो एक बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन है, उधार का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं, तो इसे ग्रहित संविधान कहा जाता है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास को यही समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस टाइप की सीरीज के लिए अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।